फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत टाइम हो गया है मुझे कोई भी वीडियो अपलोड किए एंड बहुत टाइम बाद मैं आज वापस आई हूँ। मैं खुद इतने टाइम से किसी एग्ज़ाम की तैयारी में और उसमें लगी हुई थी, तो आई एम सो सॉरी कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। आपके कमेंट्स हमेशा मैंने देखे हैं और एपीकल्चर जो टॉपिक है उस पर आप बहुत सारे जनों ने इस टॉपिक को कमेंट में डाल रखा था कि मैम इस पर वीडियो बनाए, इसलिए मैं इसी टॉपिक से अब वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। एपीकल्चर, जिसमें आप सबको पता है व्हाट इज़ एपीकल्चर, दैट रियरिंग ऑफ हनी बी। हनी बी से हम हनी को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, शहद कैसे निकाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एपीकल्चर। इसके बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखने वाले हैं। स्पीशीज़ कौन कौन सी होती है हनी बीज़ की जिनसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है हनी का। देन जो हनी बीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंसेक्ट्स माने जाते हैं। किसी में भी आपने सुना है ऐसा? लाइक बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं हनी बीज़ के अलावा भी कुछ होते हैं जिनमें क्वीन हो गई है ना, वर्कर बीज हो गए, एक कॉलोनी में रह रहे हैं, लाइक एक पैलेस है, पैलेस में क्वीन है, किंग है, एकदम सिस्टमैटिक कॉलोनी, सिस्टमैटिक एक घर की तरह इनका पूरा सिस्टम होता है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक एक टॉपिक उस टाइप से जिसमें सिंपल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेन द हैबिट एंड हैबिटेट, एक्सप्लेन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, ये सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स, उनके लाइफ साइकिल और सारी चीज़ें हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जिसमें फाइलम है आर्थ्रोपोडा, देन क्लास होती है इंसेक्टा, ऑर्डर आता है हिमेनोप्टेरा, फैमिली है हनी बी की कौन सी, एपिडे, एंड जीनस इज एपिस, राइट। अगर हम हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो अगेन हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड सोशल इंसेक्ट्स होते हैं हनी बीज। हनी बीज से पहले एक बार हम हनी की भी बात करते हैं। हनी, शहद, अभी से नहीं, हम अगर बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड से, तो तब से हमको हनी की जो इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो देखने को मिलता है। चाहे आप रिलीजियस लिटरेचर्स देख लीजिए, वेद हो गए, पुराण, रामायण, महाभारत, चरक संहिता, अपने आयुर्वेदिक जहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, उस पीरियड से हर जगह जो हनी का जो सिग्निफिकेंस है, एक जो इम्पॉर्टेंस है, वो सब में दे रखी है। आज भी अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर कोई लेता है तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे पाउडर्स जो होते हैं आयुर्वेदिक, उनको आप हनी के साथ लेते हैं, तो एज अ मेडिसिनल यूज़ इसका बहुत होता है। न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो डाइट अगर आप हनी को भी अपने डाइट में लेते हैं तो उसमें भी न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत अच्छा होता है। अगर हम हनी बीज की बात करें जिनसे हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो लगभग आप मानिए कि एक पाउंड का मतलब क्या होता है, 0.45 kg है ना, लगभग आधा किलो अगर भी हम मान लेते हैं, तो इतना हनी बनने के लिए, इतना प्रोडक्शन के लिए लगभग एक सिंगल हनी बी, आप मान लीजिए कि ऐसा कहा जाता है कि तो जो अर्थ का हमारा जो ग्लोब है, पूरे ग्लोब के 2 बार अगर सर्कमफेरेंस को वो ट्वाइस, डबल टाइम अगर वो ट्रैवल कर ले, उसको इतना ट्रैवल करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो इसी के बारे में हमें देखना है। हम देखेंगे आर्टिफिशियल हाइव्स के बारे में, इसमें कि हम पढ़ रहे हैं एपीकल्चर, इसका मतलब जो ओरिजिनली एक नेचुरल मेथड से जैसे हनी एक्सट्रैक्ट होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा भी जैसे कि हमने ऑलरेडी सेरीकल्चर पढ़ रखा है कि हम कैसे सिल्क वर्म से रियरिंग करते हैं, सिल्क कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमने पर्ल कल्चर पढ़ रखा है कि हम आर्टिफिशियली कैसे पर्ल को प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही हम एपीकल्चर भी देखेंगे। तो एक आर्टिफिशियल हाइव्स कैसे बनी, क्या बने, तो फर्स्ट टाइम आप लिख सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। सी गाइस, मैंने हर चीज़ नोट्स में मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हमें स्टोरी की जगह स्टोरी की तरह ही आनी चाहिए। हर चीज़ हमें लिखनी नहीं होती है, कुछ चीज़ें तो केवल समझने के लिए होती है, राइट। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इन्वेंशन ऑफ आर्टिफिशियल हाइव पहली बार किसने किया था, तो एक लॉन्गस्ट्रॉथ है ना, 1951 में देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड लॉन्गस्ट्रॉथ, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल हाइव बनाई थी और एपीकल्चर किया था। इट मीन्स हनी बीज से हनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया था, है ना, और फर्स्ट टाइम साइंटिफिक एंड कमर्शियल वे में उन्होंने इस चीज़ को करी थी। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये मेनली आउटस्टैंडिंग सक्सेस हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा एपीकल्चर वहाँ पे होता है। इंडिया में कंपैरेटिवली कम होता है, यहाँ पर लोग इतना एपीकल्चर में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। तो इतना नहीं होता है हमारे यहाँ, बट इन कंट्रीज़ में बहुत सारा होता है।
राइट। अगेन हमारे टॉपिक पे आते हैं कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड सोशल इंसेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें इनके टाइम की तो ये पूरे साल ऐसे मेनली तो एक्टिव रहते ही हैं, सिवाय विंटर सीजन के, है ना। पूरे साल वो एक्टिव रहेंगे, बट विंटर सीजन में बहुत ही कम काम करते हैं, या फिर इनमें ब्रूडिंग नहीं होती है। ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रूड मीन्स लार्वे हो गया, एग्स हो गए, मतलब उस टाइम पे इनके कोई भी इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। स्प्रिंग सीजन में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेशली फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो हो रहे, ब्लूम कर रहे हैं, और उन्हीं में ही अच्छा न्यू फ्रेश नेक्टर भी बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलोनी जो एक प्रिपेयर होती है इनकी, है ना, हनी रिच कॉम्स जो बनते हैं, कॉम्स मतलब जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, सबसे ज़्यादा जो हनी इकट्ठा होता है वो सब कब होता है? स्प्रिंग सीजन में होता है। दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ हमको इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, हनी बीज के अलावा भी देखने मिलता है। पॉलीमॉर्फ नाम से ही क्लियर है। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स बहुत सारा, एक से ज़्यादा, और मॉर्फ का मतलब क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। आप सामने से कैसे दिख रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, दैट इज कॉल्ड मॉर्फ। तो पॉलीमॉर्फ का मतलब पॉलीफॉर्म्स, फॉर्म, मॉर्फ का मतलब फॉर्म्स। तो एक ही स्पीशीज़ में दो या तीन फॉर्म्स के हमको जब ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसलिए तो हम कहते हैं कि हनी बीज में आपने क्वीन बी सुनी है, ड्रोन सुना है, या मेल बी जिसको हम कहते हैं, हमने वर्कर बीज का नाम सुना है। तो मतलब है तो बी ही, बट स्टिल उनके फॉर्म्स अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एंड इनके अंदर गुड डिविजन ऑफ लेबर होता है। तो वो तो मैंने सबसे पहले ही बताया कि एक कॉलोनी बना रहे हैं ये एक पैलेस में जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं। एक क्वीन बी है, एक किंग है, और बाकी सारे वर्कर्स हैं, जो कुछ जो है वो कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो किंग और क्वीन की पीछे, उनके पीछे जो है हेल्प कर रहे हैं, दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, कोई बाहर जाकर के नेक्टर लेकर के आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो अंदर जो वैक्स रिलीज हो रहा है अंदर सफाई का काम कर रहे हैं, है ना, वैक्स रिलीज करके उसको जमा रहे हैं। मतलब हर तरह का काम। आप सोच रहे हैं एक ही वर्कर बीज है बट अलग अलग काम करते हैं, तो दैट इज डिविजन ऑफ लेबर, बांट रखा है काम। जैसे हम काम करते हैं कहीं भी, वैसे ये काम होता है। कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है इनके उधर, राइट, तो इस टाइप से काम करते हैं, दैट इज गुड डिविजन ऑफ लेबर। कम्युनिकेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका कम्युनिकेशन बहुत अलग होता है। लाइक इनको पता चला कि कहीं पर पास में एक बहुत अच्छा मॉल है, दैट इज गार्डन, राइट। जैसे मॉल से चीज़ें खरीदते हैं वैसे वहाँ पर उनके गार्डन से सारी चीज़ें आती है ना। एक प्रॉपर लोकेशन है इनकी फूड सोर्सेज की, तो ये उसके लिए कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इनके कम्युनिकेशन की जो स्टाइल होती है दैट इज कॉल्ड वेगल डांस। वेगल डांस अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि यहाँ पर है आपका कोई फ्लावर, और कोई जो है मधुमक्खी ऐसे जा रही है यहाँ से, है ना, ये इसका वे है, तो वो जाएगी वापस से यहाँ से डांस करते हुए इधर आएगी। यहाँ से है दूसरी मधुमक्खी डांस करते हुए इधर आएगी, गोल गोल घूमती हुई जाती है और आगे जाती है, फिर गोल गोल घूमती हुई जाती है और आगे जाती है। इस टाइप का इनका डांस होता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड वेगल डांस। तो इस टाइप का होता है। एक तरह से आपने देखा होगा मधुमक्खी एक ही जगह पे गोल गोल घूमती रहती है, फिर आगे जाती है, फिर घूमती रहती है, आगे जाती है, दैट इज कॉल्ड वेगल डांस। ये वेगल डांस होता है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ द बीस। ये बीस की लैंग्वेज है। ये एक तरह से बताती है कि कितना है, जितनी देर भी डांस ये करती हैं, जितना भी ड्यूरेशन होता है इनके डांस का, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ फूड होता है। मतलब जितना दूर फूड है, इनका फूड सोर्स है, उतना ही देर तक ये डांस करेंगे, और उसी के तरीके से ये क्या करती हैं, ये बताती है, कम्युनिकेट करती हैं, राइट। ये जो वेगल डांस का जो तरीका था, ये वेगल डांस जो एक लैंग्वेज ऑफ बीज है, ये बताया था एक बायोलॉजिस्ट ने, एंड दैट वाज कार्ल वोन फ्रिश, राइट। कार्ल वोन फ्रिश जो थे ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था ये पूरा तरीका, राइट। नेक्स्ट इज द स्पीशीज़ ऑफ हनी बीज, जो हमें पढ़नी है। आपको याद होगा सेरिकल्चर में भी हमने अलग अलग पढ़ी थी, जो हमारी जो सिल्कवर्म की जो अलग अलग थी, बॉम्बिक्स मोराई, याद होगा आपको, राइट। अलग अलग हमने सिल्कवर्म्स देखे थे, सेम वैसे ही इसमें भी हम अलग अलग अब स्पीशीज़ देखेंगे हनी बीज की, जिसमें से फर्स्ट आती है हमारी एपिस डॉर्सेटा एफ। नाउ व्हाट इज एफ, सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। यहाँ तो पता चल गया दिस इज जीनस, डॉर्सेटा आपका स्पीशीज़ है, एंड एफ क्या है, तो एफ एक्चुअली ये है, एक साइंटिस्ट थे, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जॉन क्रिश्चियन फैब्रिशियस, राइट। तो फैब्रिशियस का ये एफ है, जॉन क्रिश्चियन फैब्रिशियस। इन फैब्रिशियस, ये जो साइंटिस्ट के जो फैब्रिशियस है उसका एफ है ये, राइट, है ना। डैनिश एंटोमोलॉजिस्ट थे। एंटोमोलॉजिस्ट क्या होते हैं, द वन हु स्टडीज अबाउट द इंसेक्ट्स,
राइट। तो उसे हम बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। तो डेनिश मीन्स डेनमार्क के ये एंटोमोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने ये पूरा क्लासिफिकेशन जो नॉट क्लासिफिकेशन सॉरी इनकी स्पीशीज़ के बारे में इन्होंने पहली बार बताया था, राइट, रिपोर्ट किया था कि 4 तरह की मेन स्पीशीज़ है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए उनके नाम से एफ लगता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एपिस डॉर्सेटा एफ, जिसको हम रॉक बी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट बी होती है, लगभग 20 mm जितनी इनकी लेंथ होती है, राइट। ये सबसे जाइंट लार्जेस्ट बी है, जाइंट हनी बी होती है। इनको दूसरा नाम भी इनके सारंग कहते हैं, बोम्बारा कहते हैं। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी जो है वो यील्ड करती है, प्रोड्यूस करती है इन कंपैरिजन टू अदर स्पीशीज़। हम दूसरी स्पीशीज़ देखेंगे जिनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है हनी। अगर हम इसके सिंगल कॉम की बात करें, व्हाट इज सिंगल कॉम, मतलब एक ही छत्ता, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसमें से सिर्फ एक ही छत्ते की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 60 पाउंड्स ऑफ हनी प्रोड्यूस करती है ये। नाउ यू कैन इमेजिन 60 पाउंड इसलिए कितना होता है, 30 किलोग्राम्स। आप समझ लीजिए 30 किलो लगभग इतना हनी जो है वो सिंगल कॉम एक ही मधुमक्खी के छत्ते से इतना यील्ड हो जाता है, राइट। वर्कर बीज जो होती है वो पॉलिनेट करती है लगभग 12,000 फ्लावर्स डेली। आप सोचिए एक ही दिन में 12,000 फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है वर्कर बीज के थ्रू, राइट। देयर आर फेरोशियस, बहुत फेरोशियस होते हैं, बहुत गुस्सेल होती है, इरिटेबल होती है, अगर काट जाए तो इट्स वेरी इरिटेटिंग यू नो। एंड माइग्रेटरी बहुत ज़्यादा होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन के बाद भी ये बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी यील्ड है, बट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इम्पॉसिबल नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा पूरे इक्विपमेंट के साथ करते हैं तो हो जाता है, बट बहुत डिफिकल्ट होता है इसको डोमेस्टिकेट करना, राइट। तो जो हमारी जो एपिस डॉर्सेटा है उसको डोमेस्टिकेट करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो ये जो है बी जो हमारी कीपिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही कम होती है ना, इसको यूज़ नहीं करते, इसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं। सेकंड जो है वो है एपिस इंडिका, जो आपने सुन रखा है, ये है हमारी इंडियन बी। हमारे इंडिया में जो बी होती है, एपीकल्चर जहाँ पर भी होता है, और हमारे इंडिया जो भी बी है ना, मधुमक्खी होती है, वो मेनली एपिस इंडिका होती है। फाउंड इन फॉरेस्ट्स में मिलती है हमको, प्लेन रीजन्स ऑफ इंडिया में भी हमें मिलता है। ये स्लाइटली स्मॉलर होती है एपिस डॉर्सेटा से, थोड़ी सी छोटी होती है। ये डार्क प्लेसेस में मेनली रहती है ना। और सेवरल छोटे छोटे पैरेलल हम देखें एक के बाद हमें दिखते हैं, बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते बना दी जाती है ना, 1-1 फुट के डिस्टेंस में, 1-1 फुट में ही इतनी साइज़ में बड़े होते होते इतने जो है वो बनाती जाती है एक के बाद एक। ये कैसी जगह पे बनाएंगी, अलग अलग आपको कैविटीज़ में मिल जाती होंगी, है ना। ट्रीज़ पे बने हुए मिलते हैं, ट्रंक्स होते हैं, देन मड वॉल्स होती हैं, और देन पॉट्स मीन्स आपके मटके में आपको दिख जाती है अगर पुराना एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। थिक बुशेज़ में आपको मिल जाएगा, वेल्स होते हैं, राइट। वॉल्स ऑफ बिल्डिंग में कितने में अपने को घर के उधर कितनी सारी जगह पे घर पे दीवार पे बनी हुई है मधुमक्खी के छत्ते बने हुए हमको दिख जाते हैं। ये थोड़ी जेंटल इन नेचर है ना। नाउ यू कैन इमेजिन कि हमारे यहाँ अगर हमें कोई मधुमक्खी काटती है तो हमारी क्या हालत होती है। तो सोचो एपिस डॉर्सेटा अगर काट ले तो क्या हालत होगी, राइट। तो ये तो जेंटल होती है। जो हमारी एपिस इंडिका है, जिन्हें ऑब्वियसली किसी न किसी को आपको कभी ना कभी काटी होगी मधुमक्खी, तो हमारी क्या हालत होती है। बट ये स्टिल दिस इज़ द जेंटल वे, ये तो जेंटल है, प्यारी है, राइट जिसको हम इजीली डोमेस्टिकेट कर सकते हैं और इसको डोमेस्टिकेट किया जाता है। इसका प्रोडक्शन होता है, अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, वो करती है 60 पाउंड्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ एक ही कॉम से, सिंगल हनी कॉम से। और इनका प्रोडक्शन कितना होता है, जो हमारी एपिस इंडिका होता है वो 6 to 7 पाउंड पर कॉम करती है ना, 6 से 7, इसलिए मुश्किल से 3 से 3.5 किलो। मतलब आप सोचो जो 30 किलो कर रही है जिसको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, और ये है 3 किलो करती है जिसको डोमेस्टिकेट किया जाता है, राइट। थर्ड जो है वो आती है आपकी एपिस फ्लोरे एफ, राइट। अगेन फेब्रिशियस का एफ है। लिटिल बी इसको कहा जाता है, ये स्मॉलर होती है एपिस इंडिका से भी। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी जो है उसको ही यील्ड कर पाती है। डोसाइल नेचर होता है, डोसाइल का मतलब बहुत टेंडर, बहुत सॉफ्ट होती है, इतना ज़्यादा नहीं काटती है, वो नॉर्मल होता है ना। मतलब एपिस इंडिका से भी ये कम होती है, शांत होती है। और रेयर स्टिंगिंग बिहेवियर होता है ना, काटने का भी इनका बहुत ही कम होता है, बहुत कम ही काटती है, नहीं तो ये नहीं काटती है। इनका जो आपका कॉम्स जो होते हैं इनको ईजिली रिमूव किए जा सकते हैं। मतलब आप उसको ऑब्वियसली हम देखेंगे अगेन मेथड में, जब एपीकल्चर कर रहे हैं तो हम उन कॉम को हटाएंगे, उसके बाद ही तो उसमें से हनी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो इनको इजीली रिमूव कर सकते हैं और हम हनी एक्सट्रैक्शन इससे हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द एपिस मेलिफेरा। इंडिया में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम तो एपीकल्चर जो करते हैं वो एपिस इंडिका से ही करते हैं, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में, मेनली अमेरिका और वहाँ पर भी, वहाँ सब जगह यूरोपियन बी ही इसको कहते हैं क्योंकि वहाँ पर इससे ही क्या करा जाता है, एपीकल्चर किया जाता है। ये बहुत ही लेस हनी जो है वो प्रोड्यूस करती है, येट इट इज़ फाउंड टू बी द
बेस्ट स्पीशीज़ फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। उसके बाद भी आप सोच सकते हैं इन चारों हमने स्पीशीज़ पढ़ी, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी कह सकते हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बेस्ट स्पीशीज़ मानी जाती है जो हनी प्रोड्यूस करती है। ये भी बहुत डोसाइल नेचर होता है, इजीली डोमेस्टिकेट इसको आप कर सकते हो। अब आप सोचो यूरोपियन बी में भी बहुत सारी बीज होंगी, उनमें से भी जो इटालियन वेराइटी जो होती है, इटली में जो मिलती है, इटालियन टाइप की जो होती है, वो सब जगह रियर इसी को ही किया जाता है। ये बहुत अच्छे से हनी इससे एक्सट्रैक्ट होता है, राइट। यूरोप में एंड अमेरिका में भी आर्टिफिशियल हाइव्स के लिए जो हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वे ऑफ एपिकल्चर, हम कैसे उसको करते हैं ना, रियर करते हैं, रियरिंग ऑफ हनी बीज, तो उसमें जो है वो क्या होता है, इटालियन वेराइटी को ही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज नाउ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना। सिस्टमेटिक इनका ऑर्गेनाइजेशन भी हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि गुड एंड वेल डेवलप्ड कॉलोनी होती है इनकी, और इस कॉलोनी में इनके लगभग 40 to 50,000 इंडिविजुअल्स होते हैं। मतलब आप सोचो पूरा की पूरा एक शहर बसा हुआ होता है, जैसे हमारा शहर बसा हुआ है वैसे एक पूरा गांव कह दो या शहर कस्बा कह दो, टाउन बसा हुआ रहता है इनके पूरा एक हनी कॉम में, जिसमें 40 से 50 हज़ार लोग रहते हैं, राइट। बीज रहती हैं ऑब्वियसली, कंसिस्टिंग ऑफ 3 कास्ट। कास्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, कैटेगरीज, जो हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म है, एक ही स्पीशीज़ जो है उसमें वेराइटीज़ हैं, क्वीन हो गए, ड्रोन हो गए, देन वर्कर्स हो गए, ये तीनों टाइप्स हम पढ़ेंगे। क्या होता है ऑब्वियसली हम आगे देखेंगे। एक बेसिक में अगर देखें तो क्वीन होती है, अगर आप देखिए तो एक क्वीन जो होती है वो 2 तरह के एग्स जो होती है उनको रिलीज़ करती है। एक होते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स, जिनको हम कहते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जो आप मानोगे, आप इसको लिख सकते हो, दैट इज डिप्लॉयड एग्स जो होता है, राइट, डिप्लॉयड होते हैं, है ना, 2N जिसको हम कहते हैं। और दूसरे ये करती हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स। अनफर्टिलाइज्ड एग्स मतलब हैप्लॉइड एग्स, राइट, हैप्लॉइड एग्स, सिंगल एन। हैप्लॉइड एग्स जो होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स, वो रहते हैं ड्रोन सेल्स में। सेल का मतलब ये वो नहीं है सिंगल सेल, सेल का मतलब है जैसे चैम्बर होता है उसको सेल बोलते हैं ना। तो ये और फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो वर्कर सेल्स में रहते हैं, मतलब उन चैम्बर्स में रहते हैं, जिन चैम्बर्स में फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, उस चैम्बर को कहते हैं वर्कर सेल्स। और जिनमें अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं उनको स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रोन सेल्स, उनको कहा जाता है, राइट। अब फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो फर्दर डेवलप होकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वे में कन्वर्ट होते हैं, राइट। लार्वे में कन्वर्ट होते हैं मतलब एग्स फूटे, लार्वे निकले उसमें से, है ना। वर्कर बीज आप यहीं पर मत लिखो ऐसे, चलो वर्कर बीज को काट देना, आप सीधे लिखना लार्वे। लार्वे में कन्वर्ट होंगे। अब लार्वे जो है, लार्वे में फीडिंग होती है, कुछ तो खाएंगे ना, इनको खाने के लिए चाहिए होता है। तो अब देखो, एक जो है होती है मेनली रॉयल जेली। रॉयल जेली होती है, तो क्या होता है कि जब लार्वे ग्रो हो रहे होते हैं उस टाइम पे, तो जब लार्वे एग्स में से लार्वे निकले और अब खाना स्टार्ट करें, तो रॉयल जेली जो है वो हर कोई खाएगा, ध्यान रखना। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में रॉयल जेली सारे लार्वे, जितने भी लार्वे होते हैं सब रॉयल जेली खाते हैं। बट उसके बाद एक टाइम आता है और कुछ दिन बाद क्या होता है कि कुछ ही लार्वे जो होंगे वो रॉयल जेली को खाएंगे, और कुछ लार्वे जो होंगे वो रॉयल जेली से हट करके क्या खाते हैं, बी ब्रेड खाना स्टार्ट कर देते हैं। बी ब्रेड का मतलब क्या होता है, ये जो दूसरी बीज जो होती है वो बाहर से नेक्टर लेकर आती है, पॉलन्स लेकर आती है, उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉलन और नेक्टर का जो होता है दैट इज बी ब्रेड। तो कुछ बी ब्रेड खाते हैं और कुछ रॉयल जेली खाते हैं। अब देखो, रॉयल जेली और बी ब्रेड जो है, इन दोनों की वजह से ही क्या चेंजेस होती है, जो लार्वे रॉयल जेली खाएंगे वो तो बड़े होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्वीन बनेंगे। फर्टाइल फीमेल होती है सिंगल, राइट, एक फर्टाइल फीमेल होती है, ये क्वीन बनेंगे। और दूसरे जो भी बी ब्रेड खा रहे हैं वो बड़े होकर के वो डेवलप होकर के वर्कर्स बनते हैं, है ना। स्टेराइल फीमेल्स होती है, ये भी फीमेल्स होती है बट ये स्टेराइल होती है, इट मीन्स दे कांट रिप्रोड्यूस। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइज्ड एग्स का, ये मैंने एक शॉर्ट में बताया, अभी हम आगे इसको और थोड़ा डीप में देखेंगे। देन अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो ड्रोन सेल्स में, ड्रोन चैम्बर्स में होते हैं, उनमें होता है पार्थेनोजेनेसिस। ध्यान रखना, ये ऑलरेडी हैप्लॉइड थे। पार्थेनोजेनेसिस हमें पता है कि सिंगल हैप्लॉइड सेल्स ही होते हैं, वही आगे एक सिंगल जो है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जिसको हम कहते हैं एन, यही अपने आप डेवलप होकर के पार्थेनोजेनेसिस जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेल बीज में, ड्रोन्स में। ध्यान रखना, मेल बीज जो होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, इनका एक ही काम होता है पूरी लाइफ में, और वो होता है क्या, रिप्रोडक्शन का, राइट। क्वीन बी जो होगी उसके साथ फर्टिलाइज करवाना, उसके साथ मैटिंग करके कॉपुलेशन करना। और जो क्वीन बी होती है उसका भी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, और वो होता है मैटिंग करके एग्स ले करना, एंड देन दे फिनिश देयर लाइफ, राइट।
तो ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर आपने एक वर्ड पढ़ा है रॉयल जेली। रॉयल जेली क्या होता है? ये एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं यंग वर्कर बीज। जो ये वर्कर बीज नए नए बने हैं ना, इनका काम होता है रॉयल जेली प्रोड्यूस करना। कुछ नहीं होता, एक मिल्की टेक्सचर होता है ना, मिल्की फ्लूइड होता है जो ये रिलीज़ करते हैं। स्पेसिफिकली कहाँ पर? इनके हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स जो होती हैं, राइट। हाइपोफेरेंजियल जो हमारे जैसे फेरिंग्स होता है, वैसे उनके हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स होती है, वहाँ से इनका रॉयल जेली जो है वो सिक्रीट होता है। और ये स्टोर नहीं होता, ध्यान रखना। ये जो रॉयल जेली होती है वो कभी भी स्टोर नहीं होती है। डायरेक्ट जैसे ही रिलीज़ हुई और वो तुरंत ही लार्वे को फीड कर देते हैं, तो तुरंत जो है वो लार्वे जो है वो इसको खाते जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द रॉयल जेली। नाउ हम एक एक करके क्वीन, वर्कर बीज एंड ड्रोन तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वीन की, तो अगेन ये वेल डेवलप्ड फर्टाइल फीमेल होती हैं, राइट। वेल डेवलप्ड फर्टाइल फीमेल होती हैं विद इमेंसली डेवलप्ड, इनमें क्या होता है? ओवरीज होती हैं। इसका मतलब जितनी भी आपकी हनी बीज होती हैं, हम जितने भी पॉलीमॉर्फिज्म है, तो जितने भी मॉर्फ्स देखेंगे हम, जितने भी हम इनके फॉर्म्स देखेंगे, जिनमें से यही केवल सिंगल होती है, क्वीन ही ओनली होती है, ध्यान रखना, जिनमें वेल डेवलप्ड ओवरीज होती हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। सिर्फ क्वीन बीज ही होती हैं जो फर्टाइल होती हैं। एग लेइंग जो होती है, इनमें वो सोल फंक्शन होता है क्वीन का। इसका मतलब क्वीन का पूरी लाइफ में केवल एक ही काम होता है, दैट इज एग लेइंग, कॉपुलेशन करना एंड देन एग्स ले करना। इनकी जो साइज़ होती है वो लगभग 15 to 20 mm होती है इन लेंथ एंड कैन बी ईजिली डिस्टिंग्विश्ड बाय हर लॉन्ग टैपरिंग एब्डोमेन, है ना। जो टैपरिंग से आपको पता है, जो राउंड राउंड जो होता है इस टाइप का, है ना, टैपरिंग इनका जो होता है वो एब्डोमेन होता है, और इस टाइप के थ्रू आप जो है उनको ईजिली पहचान सकते हो ऐसे ऐसे करके, राइट। ऐसा इनका टैपरिंग जो होता है स्ट्रक्चर होता है पतला सा, और एब्डोमिन होता है। एंड शॉर्ट जो होती हैं इनके क्या होता है, जो शॉर्ट लेग्स होते हैं एंड विंग्स होते हैं, राइट। तो क्वीन बीज को हम इजीली देखकर पहचान सकते हैं। ऑब्वियसली हमको नहीं दिखती है, क्योंकि क्वीन बीज जो होती हैं वो कभी भी जो अपने कॉम्स जो होता है, जो हाइव्स होती हैं इनके, उसमें से मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें से बहुत ही रेयर वो बाहर आती है, बाकी वो नहीं आती है। बाकी अगर हम उसे देखें सिस्टमैटिक खोल करके, हाइव्स को देख करके अगर हम एक्सट्रैक्ट करें, हनी एक्सट्रैक्शन के लिए निकाले, तो हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वर्कर बीज से। क्वीन जो होती है, दे गेट मैटेड ओनली वंस इन लाइफ, ओके। पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार इनमें मैटिंग प्रोसेस होती है और एक ही बार रिप्रोडक्शन होता है, सिर्फ एक ही बार करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन क्या होता है? ड्रोन को हम किंग कहते हैं, हम आगे भी देखेंगे। जैसे कि क्वीन बीज होती है, वैसे ड्रोन्स क्या होते हैं? ड्रोन जो होते हैं वो किंग बीज होते हैं, राइट। तो ड्रोन क्या होता है? ड्रोन एक बार में ओनली वंस इन हर लाइफ वो कॉपुलेशन करती है, और एक ही बार में 2 करोड़ स्पर्म्स जो होते हैं अराउंड इतने रिलीज होते हैं, विच आर स्टोर्ड इन द स्पेशल ऑर्गन। अब ध्यान रखना है क्या होता है कि जो क्वीन बीज होती है एंड ड्रोन्स जो होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है? कॉपुलेशन होता है। एंड आफ्टर मैटिंग जितने भी स्पर्म्स हैं वो एक बार में ऐसा नहीं होता है जैसे नॉर्मली दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स में होता है, लाइक बर्ड्स हो गए, कॉपुलेशन हुआ एंड देन जो गैमेट रिलीज हुआ था, ह्यूमंस में भी यही होता है, गैमेट रिलीज़ हुआ था और जो स्पर्म एक निकला और वो क्या हुआ, बीच में उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया एंड देन वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा, राइट। इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि एक ही बार जब कॉपुलेशन हुआ उसके बाद जितने भी स्पर्म्स होते हैं, वो जो क्वीन बी होती है उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेथिका, है ना। स्पर्मेथिका एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर ये सारे लगभग 2 करोड़ स्पर्म्स जो होते हैं वो जाकर के क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। अभी क्वीन की बी जो है, क्वीन बी है, उसके अंदर ही स्टोर्ड है जितने भी स्पर्म्स हैं। और अब क्या होगा कि उसमें से जब एग्स रिलीज होंगे उसमें से बॉडी में से, तो टाइम टू टाइम वो उसकी पूरी लाइफ टाइम में लगभग 1500 to 2000 तो केवल एक दिन में वो इतने जो एग्स हैं वो लेकर देती है। और लगभग हम उसकी पूरी लाइफ टाइम की बात करें तो अराउंड 15 लाख एग्स जो होते हैं ना, 15 लाख अंडे जो है एक मधुमक्खी लाइफ में देती है। और उसके साथ साथ एक एग इसमें से रिलीज़ हुआ, स्पर्मेथिका से एक स्पर्म रिलीज़ हुआ, और इस टाइप से कुछ जो होते हैं वो आपके फर्टिलाइज्ड एग्स बाहर आएंगे और कुछ जो होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स बाहर आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि मैम कैसे पता चलता है या कैसे वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा अनफर्टाइल एग होगा, कौन सा फर्टाइल एग बाहर आएगा। तो अभी तक ऐसे बहुत सारे, मतलब जितने भी फैक्टर्स ढूंढने थे, ये सारे सेलेक्टिव एक्टिविटी है ना, कि कुछ एग्स तो फर्टिलाइज्ड आ रहे हैं, कुछ अनफर्टिलाइज्ड आ रहे हैं, बट ये आज तक अभी तक स्टिल अननोन है। ये फैक्टर्स कैसे डिसाइड करती है हनी बी कि उसको कौन सा एग फर्टिलाइज्ड रिलीज करना है, कौन सा अनफर्टिलाइज्ड करना है, तो ये अभी तक नहीं पता चला है ना। ये जो फैक्ट है, जो एक्टिविटी है, स्टिल अननोन है, राइट। तो इनमें ये प्रोसेस होती है ना। और एक क्वीन बी है जो हमने देखा,
1500 to 2000 एग्स जो है वो पर डे वो रिलीज़ करती है। एंड हाँ, बिल्कुल सीजनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस होंगे, राइट। उसकी वजह से 1500 2000 ये जो एग्जैक्ट नहीं होता, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी क्या होता है, जब क्वींस जो होती हैं ना, व्हेन द क्वीन इन अ कॉलोनी लूजेज इट्स एग्स, अब क्या होगा, एग्स 15 लाख एग लगभग है, तो एक लाइफ के बाद होता है इनकी लगभग जो क्वीन की जो लाइफ होती है, राइट, वो 2 से 5 साल तक की होती है ना, 5 ईयर्स तक की होती है। तो जितने भी एग्स रिलीज़ करने के बाद, एग्स की जो लेइंग कैपेसिटी के बाद, उसके बाद क्या होता है कि अनादर वर्कर होता है। अब यहाँ पर आप वापस से उस पर अगर जाओगे तो आपको याद आएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब जो होगा रॉयल जेली, अब क्या है, ध्यान रखना, क्वीन जो होती है वो क्यों क्वीन है, क्योंकि वो रॉयल जेली खा रही है ना, वो रॉयल जेली जो है उसको खाती है। जब सारे एग्स इसमें से रिलीज़ हो जाते हैं तो इसके बाद जो एज अ क्वीन उसका जो काम था रिप्रोडक्शन का, वो तो ख़त्म हो गया, उसकी भी लाइफ जो थी वो चली गई। तो अब इसके बाद क्या होता है, जो दूसरे लार्वे जो रॉयल जेली पर अब फीडिंग जिन्होंने स्टार्ट करी है, अब वो नए बन करके क्या बनेंगे, अगेन दूसरी फर्टाइल फीमेल बनेंगे और अगेन क्वीन बनेंगे, राइट। अब हमेशा ध्यान रखना, एक महल में एक ही राजा होगा, एक महल में एक ही रानी होगी। इसका मतलब अगर दूसरी नई क्वीन बन गई है, इसका मतलब पहली वाली क्वीन या तो मर जाएगी या फिर वो अपनी पूरी की पूरी कुछ जो बीज होती है, मैं कह रही हूँ ना, इनकी पूरी कॉलोनी जो होती है वो फ्रेंड्स ऐसी होती है कि आप मानो कि जैसे कि सच में कोई पैलेस है, सच में कोई राजा है, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है और इस टाइप का सिस्टम होता है। अगर नई क्वीन बनी, क्वीन बी आ गई, तो उसके साथ कुछ हेल्पर्स भी होते हैं, वर्कर बीज भी होती है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कभी कभार पुराने जो वर्कर बीज होते हैं वो नई बी को एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं, हमारी तो ऑलरेडी है क्वीन, राइट, तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो नई क्वीन बी होती है उसके साथ दूसरे कुछ वर्कर्स, कुछ नई वाली क्वीन बी के साथ होते हैं, कुछ पुरानी क्वीन बी के साथ होते हैं, और कुछ क्वींस जो होती है, कुछ क्वीन बी है वो उस हाइव को छोड़ करके दूसरी जगह चली जाती है और नया करेगी। क्योंकि ध्यान रखना, एक कॉम में, एक हाइव में एक ही क्वीन बी रहेगी, 2-3 नहीं रहेंगी। और पूरे इन 15 लाख अंडे हमने की बात करी ना हमने, कि पूरी लाइफ टाइम 15 लाख एग्स देती है, उसमें से 1, 2 या 3 ही फर्टिलाइज्ड एग्स निकलते हैं, है ना। इतने ही जो है फर्टिलाइज्ड में से भी रॉयल जेली खा करके क्वीन बीज जो है वो इनमें से भी 2-3 ही बनते हैं, 4 बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनती है क्वीन बीज, याद। तो ओके, तो जब लेग्स लेइंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, दूसरी कोई वर्कर बी जो है वो सेम कॉलोनी जो है वहाँ से स्टार्ट होगी, क्वीन की डाइट रॉयल जेली खाना स्टार्ट करेगी जो हमने देखा था पहले, और वो डेवलप हो जाती है नई क्वीन में। तो ये होता है क्वीन बी का पूरा जो सिस्टम होता है। वर्कर बीज की बात कर लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं तीनों कास्ट्स में, तीनों कैटेगरीज में सबसे छोटी जो फॉर्म्स होती है वो वर्कर बीज होती है, बट इनका फंक्शन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो यही कर रही है। ड्रोन एंड जो क्वीन बीज है उनका कॉपुलेशन के अलावा कोई काम नहीं है। इसका मतलब जितना भी बाकी का काम है, जो हनी का बनाना, प्रोडक्शन का, एंड हनी का जो एक्सट्रैक्ट तो हम कर रहे हैं, पर प्रोडक्शन का जो काम है, कॉम का बनाने का जो काम है, जो हनी कॉम होता है उसका प्रोडक्शन का, उसका फॉर्मेशन का काम है, वो सब कुछ हर एक काम वर्कर बीज करती है। ये क्या होती है, ऑब्वियसली अट्रोफिड होती है। अट्रोफिड का मतलब क्या होता है, स्टेराइल, राइट। अट्रोफिड फीमेल का मतलब ये स्टेराइल होती है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे ये अलग अलग काम कर सके, इनके पूरे फंक्शंस प्ले कर सके, परफॉर्म कर सके। जैसे कि लॉन्ग प्रोबोसिस होता है। प्रोबोसिस क्या होता है, जो मच्छर के आगे जो डंक जैसा हमको लगता है, राइट, तो वो प्रोबोसिस होता है, डंक नहीं होता है, ध्यान रखना हमेशा। डंक कह देते हैं, डंक तो स्टिंग जो होता है वो तो मधुमक्खी में पीछे होता है, राइट। आगे जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस, जहाँ से वो सक करता है। जैसे मॉस्किटो में प्रोबोसिस होता है जहाँ से वो क्या करता है, जो है ब्लड सक करता है। वैसे इनमें भी तो क्या होता है, जो मधुमक्खी होती है, जो बीज होती हैं, इनमें भी प्रोबोसिस होता है आगे, है ना। नोज की तरह जो माउथ होता है उनका, जहाँ से वो क्या करते हैं, फ्लावर्स में से नेक्टर जो है वो सक करके उसको ड्रिंक करते हैं, है ना, नेक्टर सक करते हैं। देन उनके पास स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं फॉर फैनिंग के लिए। फैनिंग का मतलब क्या है, नाम से ही क्लियर है, पंखा देना। जैसे कि जोर से अगर ये अपने जो विंग्स हैं उसको फड़फड़ाएंगे, है ना, उसको फ्लटर करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे फैनिंग होगी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखो फैनिंग जो है हम आगे भी देखेंगे, अलग से बीज होती है जिनको फैनर्स बोलते हैं, हम अभी नेक्स्ट देख रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो फैनर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फैनिंग का पर्पस ही क्या होता है, बहुत सारे पर्पस होते हैं। एक तो क्या होता है मेन, कि फैनिंग मतलब एक तरह से हवा देना। तो ये जो पूरा जो आपका जो हनी कॉम होता है ना, हनी का जो हाइव होता है, उसमें ये क्या करती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती है।
फैनिंग से इनके पंखों से जो ये विंग्स को जब ये फ्लटर करती है उसको फड़फड़ाती है, तो उसकी वजह से फैनिंग से क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेट होता है, राइट। तो वो भी होता है, तो इनके पास स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं फैनिंग के लिए। पॉलन बास्केट्स होती है, पॉलन बास्केट्स मतलब वही जिससे वो फ्लावर्स में जाएंगे और पॉलिनेशन के लिए पॉलन्स उनके मुंह में आ जाते हैं, जिसको लेकर के आते हैं वो, और फिर वही पॉलन और नेक्टर मिलकर के बी ब्रेड का काम करता है, जिसको वर्कर बीज जो होती हैं वो खाती हैं, राइट। तो पॉलन बास्केट्स होती है पॉलन के कलेक्शन के लिए। पावरफुल स्टिंग होता है टू डिफेंड, स्टिंग का मतलब ये है डंक, है ना, जो आपको डंक लगता है ना कि मधुमक्खी ने काट खाया, वो काटी नहीं है, वो उसे डंक मारा है, तो स्टिंग जो होता है वो इसमें होता है। पावरफुल स्टिंग होता है डिफेंड के लिए ना, खुद को बचाने के लिए होता है। वैक्स ग्लैंड्स होती है वैक्स सिक्रीशन के लिए। वैक्स क्या होता है, तो यही होता है जिसको हम जोड़ करके, जिसको स्क्वीज करके हम अंदर से हनी निकालते हैं। बाकी जो हमको दिखता है वैक्स ही तो दिखता है, जो हनी कॉम जिसका बना हुआ होता है दैट इज वैक्स। तो वैक्स ग्लैंड्स होती हैं इनमें, तो यही होता है, सारे इनमें फंक्शंस होते हैं। अब वर्कर बीज भी देखो आप कितने टाइप की होती है, अलग अलग। अब मैंने क्यों कहा कि ये कॉलोनी है, सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ लेबर है, हमने फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा था, वेरी गुड डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सब मिल बांट करके काम कर रही हैं। कुछ वर्कर बीज जो होती है उनका काम क्या होता है, नेक्टर कलेक्ट करना, पॉलन ग्रेन्स लाना, देन गम लाना, जो वाटर जो है उसको लेकर के आना, ये काम होता है। अब अलग से हाउस बीज भी होती है कि सब कोई बाहर का ही काम करेगा, तो आप सोचो घर का काम कौन करेगा, तो घर पे भी काम करने के लिए इंडोर वर्कर्स होते हैं जो स्टोर करते हैं इस सारे मैटर को, नेक्टर, पॉलन, है ना, गम आ गया, वाटर आ गया, इन सबको जो लेकर के आए, अब इसको स्टोर करने का काम जो है वो हाउस बीज करती हैं। देन जो होती है नेक्स्ट आपकी नर्सरी बीज, नाम से ही क्लियर है, नर्सिंग का काम करती है। इसका मतलब जो दूसरी जो बीज होती हैं उनके बारे में उनका ध्यान रखने का काम करती है, क्वीन बी के आगे पीछे करती है, क्वीन बी का ध्यान रखती है, दैट इज नर्सिंग बी, है ना। नर्सरी बीज होती है ना, नर्सिंग करती हैं, ये जो छोटे छोटे लार्वे होती है उनका भी ध्यान रखती है। देन बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स का काम क्या है, वैक्स प्रोडक्शन का, वैक्स प्रोड्यूस करेंगे और क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, किसका, आपके बी हाइव का, उनके बी हाइव का, राइट। रिपेयरर्स होते हैं, आप सोचो कितना डिवीजन ऑफ लेबर है कि अगर आपके कॉम टूट गया, उनका कॉम जो है हनी कॉम, तो उसको रिपेयर करने का काम भी अलग से बीज करती है, वो रिपेयरर्स होते हैं। क्लीनर्स होते हैं, जो हनी बीज अंदर ही मर चुकी हैं या कहीं पर भी जो डर्ट है, जो अनवांटेड वेस्ट होता है, उन डेड बॉडीज़ को और दूसरी इम्प्योरिटीज़ को निकालने का, रिमूव करने का काम कौन करता है, वो आपके क्लीनर्स करती हैं। ये सारी बीज ही हैं, है ना, ये सारी ही फ्रेंड्स वर्कर बीज ही हैं। इनमें ही अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर है कि कुछ बीज ये काम कर रही है, कुछ बीज दूसरा काम कर रही है, कुछ क्लीनिंग का, कुछ रिपेयरिंग का, कुछ बिल्डिंग का, कुछ नर्सिंग का, ये सारा इन्होंने काम बांट रखा है। फैनर्स होते हैं जिनकी अभी मैंने बात करी थी, फैनिंग का काम करती है, अंदर जो बी हाइव है उसके अंदर क्या करना, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है। गार्ड भी होती है, गार्ड भी होती है, एक आपकी गेटवे पर वॉच के लिए भी है, ये कोई आकर के हमारे तोड़ नहीं दे, उनका काम ही ये होता है कि बाहर से कोई अंदर ना आ जाए, उसकी देखभाल करना, तो गार्ड भी होती है, राइट। कितना आप सोचिए कितना ऑर्गेनाइज्ड वे है, इतना तो हमारे घर में भी नहीं होता है, हम कहाँ रखते हैं इतनी सारी चीज़ें, हर चीज़ मम्मी को ही करनी है, हम तो कुछ नहीं करते, बट इनके होता है, इनकी सारी चीज़ें इस हिसाब से चलती है ना, पूरा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। लास्ट जो है वो है आपका ड्रोन, है ना, थर्ड जो होता है पॉलीमॉर्फिज्म में जो लास्ट मॉर्फ है, फॉर्म है, दैट इज ड्रोन। ड्रोन का काम क्या होता है, इसको किंग कहते हैं, किंग ऑफ द कॉलोनी, क्यों, क्योंकि ये फर्टिलाइज करता है क्वीन को, राइट। इसमें स्टिंग नहीं होता है, वैक्स ग्लैंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसका कुछ भी काम नहीं है, सब एब्सेंट होता है, इसका सिर्फ एक काम होता है जो है कॉपुलेशन का। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, और ये इसका काम सिर्फ कॉपुलेशन का, और जैसे ही कॉपुलेशन हुआ, फर्टिलाइज जो क्वीन बी है उसको फर्टिलाइज करने, नॉट फर्टिलाइज सॉरी, क्वीन बी के साथ कॉपुलेशन के बाद, है ना, स्पर्म्स रिलीज करने के बाद ये तुरंत ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपुलेशन करने के बाद क्या होता है, इनका जो एब्डोमिन होता है वो रप्चर हो जाता है, एब्डोमिन रप्चर हो जाता है, इनके इवन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं। कभी कभी वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, नॉट कभी कभी, मोस्टली ये क्या होता है, ये क्वीन के अंदर चले जाते हैं। फैटल होता है ये, ऑब्वियसली क्वीन बी कभी कभी उससे मर सकती है बट नहीं मरती है, ये इनका सिस्टम ही ऐसा होता है, राइट। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तुरंत ही अलग हो जाता है और ये तुरंत ही इमीडिएटली ये क्या हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। तो ये होते हैं आपके ड्रोन्स। तो ये हमने पूरा यहाँ पर फिनिश किया एपीकल्चर का हमारा फर्स्ट पोर्शन, राइट। इसमें हमने हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ा, देन हमने स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा, हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। इसमें फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट डिस्क्राइब द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, एक्सप्लेन द हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द हनी बीज, राइट। इस टाइप के डायरेक्ट एक्सप्लेन द स्पीशीज ऑफ हनी बीज, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
मेथड्स ऑफ एपीकल्चर के, राइट। मेथड्स पढ़ेंगे, कैसे क्या क्या उन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें अब आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फ्रेंड्स एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।